सबसे पहले अगेन जब आपके पास कपल आता है और एक गुड न्यूज़ होती है, तो सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होना चाहिए। बिफोर कॉन्सेप्शन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे आके उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को या उसकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीसीओस तो नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उसके पीरियड्स कभी इरेगुलर रहे या नहीं रहे, या उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या कहती है, उसका करंट वेट क्या है। क्योंकि विद टाइम हम ये देख रहे होते हैं कि इनफर्टिलिटी में अगर आपके कोमॉर्ब्स होते हैं, कोमॉर्बिड ज़्यादा होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशंस पे एंड अप हो सकते हैं। वो मिसकैरेज की तरफ जा सकती है, वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ जा सकती है, या अभी नहीं तो विद द टाइम आगे आने वाली जो उसके ट्राइमेस्टर्स हैं उसमें उसको डायबिटीज़ हो सकती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। ना सिर्फ उसकी हेल्थ मुतासर होगी बल्कि फीटस की भी, बेबी की भी हेल्थ मुतासर होगी। और एक दफ़ा अगर एक प्रेगनेंसी में वो अफेक्ट होती है तो फिर सेकेंड टाइम उसको हो सकता है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, या अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो कोई मिसहैप हो सकता है। अगर मैं आम फहम लैंग्वेज में ये कहूँ कि सूडोसाइसिस क्या है, तो दिस इज़ अ फीलिंग इन विच द लेडी फील्स दैट नाउ आई एम प्रेग्नेंट। एक ऐसी फीलिंग होना कि जिसमें एक औरत समझने लगती है कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो रहे हैं और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम लिंक कर सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से। हो सकता है उसकी प्रीवियस लाइफ में कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो जिसकी वजह से उसकी जो ख्वाहिश है अब वो इस तरह से सामने आ रही है कि वो ख़ुद को अज्यूम करने लगी है कि जी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हो सकता है कि उसकी इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री हो, कोई प्रीवियस बच्चा उसके पास हो जो बाद में ना रहा हो, उसको कोई फैमिली प्रेशर है और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो कोई ना कोई पास्ट सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री रही हो उसकी। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि उसने अपने ऊपर हावी कर लिया है। और इट कुड बी वन ऑफ द रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो मे बी फिर ऐसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट की और कॉग्निटिव बिहेवियरल जो थेरेपीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत होती है ऐसी ख़वातीन को। सेल्फ़ केयर जब उसको ना अपने इन लॉज की सपोर्ट है, ना जब उसको अपने हस्बैंड की सपोर्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट बन सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शर्म नहीं है। ये मेरा ख़ास मैसेज है ऑडियंस के लिए कि प्लीज़ इसको शर्मिंदगी ना समझें। आप फ़ौरन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, गायनेकोलॉजिस्ट को, अपने एक्सपर्ट इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें, अपनी कंडीशन के बारे में उनको बताएं। आप क्या फ़ील करते हैं, आप डिप्रेस फील करते हैं, आपको एंग्जाइटी है, आपका स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ा हुआ है, अगर लो एस्टीम आपको एक फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी से आपकी दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है, तो प्लीज़ इसमें कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। आप बिल्कुल आएँ, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं कि जो आपको दी जा सकती हैं। आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम दे सकते हैं और आपको ट्रीटमेंट भी अगर लेना पड़े तो उसमें कोई मसला नहीं। एटलीस्ट ये आपके आगे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, क्योंकि अगर अभी आपने इस चीज़ को ट्रीट नहीं किया तो फिर बेहतरी के रास्ते ज़रा कम होते जाएंगे। सबसे पहले तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी कम उम्री में बस आप शादी कर दें, 12 साल की उम्र में कर दें, 13 साल की उम्र में कर दें। इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों ने एक इशू बनाया हुआ है कि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी एक औरत जो है वो कंसीव कर लेगी, टाइमली बच्चे होंगे, और जैसे जैसे वो एज उसकी बढ़ती जाएगी तो भाई बच्चा तो हो नहीं सकता है इसको। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखें कि आप उसको इतनी तो समझ हो, उसको पता तो लगे कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप यूजुअली हम जिस सोसाइटी में हैं हम यही देख रहे होते हैं कि कम उम्री में शादी होती है और फिर हर साल ऐसी औरत, ऐसी जो ख़वातीन हैं वो फिर कंसीव करके हमारे पास आ जाती हैं। तो आप देखें कि इस चीज़ से उनकी अपनी हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज़, ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि मेंटल हेल्थ भी। दूसरा ये सोचना कि अगर कपल कंसीव नहीं करा तो जी मसला तो औरत में ही है, मर्द में नहीं है। सबसे बड़ी मिथ हमारे ख़ानदान में, सोसाइटी में ये है कि जी हमारे ख़ानदान में तो ये औरत पे प्रॉब्लम हो सकती है, मर्द में कोई इशू नहीं है। पहले आप देखें तो सही। अब ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये एक औरत को साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है।
बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यही वजह है कि उसका अपने से कॉन्फिडेंस खुद पे से लूज़ होता जा रहा है और वो खुद को ब्लेम करना शुरू करिए। इवन अगर हम कुछ एडवाइस भी कर रहे होते हैं कि जी आपके टेस्ट है बेटा आप करवा लीजिए और या आप अपने हस्बैंड के करवाइए, इतनी डरी और सहमी हुई होती है वो औरत, वो कहती है नहीं मेरा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में प्रॉब्लम है। दे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्फ। तो आप उस सिचुएशन में आप उनके मेंटल स्टेटस का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी डरी और कितनी सहमी हुई होती हैं और उनका इमोशनल उनको कितना ज़्यादा हरास किया जाता है। सॉरी टू से मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगी। और ज़ाहिर है अगर ये इस तरह से वो स्ट्रेस से या एंग्जाइटी से सफ़र करेंगी तो आगे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फर्टिलिटी पे। दूध ना पिएं, आप गोश्त नहीं खाएं, तो बिल्कुल ये मिथ्स ही हैं। जब तक एक औरत जो प्रेग्नेंट है उसको एक प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, उसको उतने अमाउंट में आयरन नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है क्या उसकी प्रेगनेंसी आगे चलेगी। और यही वजह है कि जब वो उसका BMI कम है या वो अंडर नरिश्ड है तो आगे कहीं ना कहीं उसको कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी। खुद को आप ये देखें कि क्या आप इनफर्टिलिटी के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। ठीक है, गिव टाइम टू योरसेल्फ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द फीमेल पार्टनर। और ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसमें हम एक मर्द की भी एज का इफ़ेक्ट होता है। हाँ, ये है कि विद टाइम अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 35 इयर्स या उसके बाद एक औरत के लिए और एक मर्द के लिए 40 इयर्स या उसके बाद अगर ये एज बढ़ती जाती है तो ज़ाहिर है उसके फिर इनफर्टिलिटी के इश्यूज स्टार्ट होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज 35 अबव है और आपकी शादी को 6 मंथ्स हो गए हैं तो ठीक है, देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग द गायनेकोलॉजिकल इनपुट एंड एडवाइस, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ एज के हिसाब से भी देखनी पड़ती हैं कि अब ये एज इसकी ओवर एज होती जा रही है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि शी शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग हर सेल्फ, नॉट ओनली हर सेल्फ, मेल पार्टनर को भी देखें और फिर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। ये भी एक सोशल डायलेमा है कि बहुत सारे जो कपल्स हैं वो इसलिए भी नहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर पाते क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स उनके अपने होते हैं। तो थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल बर्डन भी एक कपल के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट ही बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं कि जिसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन स्टार्ट करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से हार्मोन्स देके, मेडिसिन देके हम ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करें। ना सिर्फ ओवुलेशन इंडक्शन है बल्कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एक ऑप्शन होता है जिसमें हम जो कि ये मैं वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रही हूँ। IVF है जिसको ज़्यादातर लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे एडवांस्ड मोडालिटीज़ हैं, इनको हम कहते हैं कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। और जाहिर है जितना एडवांस ट्रीटमेंट होता जाएगा तो उतने ही कॉस्ट भी उसकी बढ़ती जाएगी। अगर मैं ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो 100% कोई भी ट्रीटमेंट आपको गारंटी नहीं करेगा कि ये प्रेगनेंसी अचीव इससे हो जाएगी। If you talk about the success rate, so it varies 20%, 25% depending upon the different environmental factors. तो उसको देखते हुए हम सक्सेस रेट को भी बता रहे होते हैं क्योंकि जब भी कोई ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे पहले उसके सक्सेस रेट का, उसके फेलियर रेट का कि कितना % चांस है कि इसको हो जाएगा कंसीव, हमें अपने क्लाइंट को बताना होता है, हमें अपने कपल को बताना होता है। फिर ना सिर्फ ये सारी इंफॉर्मेशन बल्कि उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या फेलियर चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी मेजर है वो तो यही है कि आप अपने कोमॉर्ब्स को ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवेट हैं, आपको लग रहा है कि आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, आपके अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स हैं, तो प्लीज़ आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें। डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी ना सोचें, बस डायरेक्टली IVF या टेस्ट ट्यूब के बारे में सोचें। बिल्कुल नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनिशियल लेवल पे। देन प्राइमरी मेजर्स फेल होते हैं तो हम सेकेंडरी के ऊपर जाते हैं और फिर आप एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ सोचें। एकदम एक्सट्रीम पे ना जाएं प्लीज़। सिंपल चीज़ों को देखें, उसको बेहतर कीजिए और अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ कीजिए और सबसे बढ़ के स्ट्रेस को रिलीव कीजिए। बिल्कुल, सिर्फ इतने ही मेजर से
85% ऑफ द कपल विद इन द 3 years खुद से कंसीव कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई हमें ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आ रहा कि हम कहें कि जी ये एक प्रॉब्लम है। इन फ्यूचर सबसे पहले तो ये कि प्लीज़ इसको ख़ुद पे हावी ना करें। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़ाहिर है साहिब औलाद होना हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि आपके अपने अंदर, आपकी अपनी लाइफस्टाइल में किन चीज़ों की कमी है जिसको आप पूरा कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी जो डाइटरी इंटेक है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं मेल पार्टनर्स की बात करूँगी, इफ़ दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग या कोई भी ऐसी अनयूजुअल डाइटरी उनकी एडिक्शंस हैं तो उससे आप अवॉइड कीजिए। ओवरवेट हैं तो आप वेट को ऑप्टिमाइज़ कीजिए। अगर आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको डायबिटीज़ के प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल अपने हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हम आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपनी आम आवाम के लिए चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे फर्टिलिटी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे पॉजिटिव हमारे पास ऐसी अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है जिसका बिल्कुल आप ले सकते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रहिए। बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है कि अभी नहीं तो इंशाल्लाह आगे जाके बिल्कुल आपको ये नेमत मिलेगी। लेकिन ब्लेम ना करें एक दूसरे को। आपस में मेल फीमेल पार्टनर की कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट का, आपके इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का होता है।